कहानी का शीर्षक है स्वयं समर्था। आज निशा ने ऑफिस से अवकाश लिया था। जिला कलेक्टर की पोस्ट पर अत्यधिक उत्तरदायित्व वहन करते करते वो थक गई थी। सोचा आज पूरा दिन आराम करूंगी, किसी प्रकार का भी कोई कार्य नहीं करूंगी। 2-3 घंटे की नींद के पश्चात स्वतः ही आंख खुल गई। बिस्तर पर अलसाई सी उनींदी वो पिछली घटनाओं की दुनिया में विचरण करने लगी। माता पिता व 2 भाइयों की लाडली निशा बचपन से ही कुशाग्र बुद्धि की स्वामिनी थी। ऊपर से सौम्य स्वभाव व अतुलनीय रूप राशि ने सोने में सुहागे का कार्य किया था। जिससे भी मिलती वही उसका दीवाना हो जाता था। अर्थशास्त्र में एमए करने के पश्चात माता पिता को उसके विवाह की चिंता हुई, किंतु इसके लिए उन्हें अधिक प्रयास नहीं करना पड़ा। किसी रिश्तेदार ने सुझाया कि गोद में छोरा और शहर में ढिंढोरा। विमल उनके दूर के रिश्ते का सजातीय, पढ़ा लिखा, सुंदर व योग्य लड़का था। सो इधर रिश्ता गया और उधर उन्होंने लड़की देखकर रिश्ता तय भी कर लिया। चट मंगनी पट विवाह हो गया। ना इन्होंने ज्यादा जांच पड़ताल की, ना उधर से कुछ बताया गया। विवाहोपरांत मन में अनेक कल्पनाएं संजोए। मधुर कल्पनाओं में डूबी हुई निशा ससुराल चली गई। विमल से उसकी 1-2 अति संक्षिप्त मुलाकातें भर हुई थी। वो उसके बारे में अधिक कुछ नहीं जानती थी। वैसे भी उसकी धारणा थी कि विवाह पूर्व अति संयमित रहना चाहिए, नहीं तो बाद का चाम समाप्त हो जाता है। दिन तो रीति रिवाजों में व्यतीत हो गया। रात करीब 10 बजे उसकी ननद जेठानी वगैरह उसे शयन कक्ष में छोड़ गईं कि तुम बहुत थक गई हो, अब आराम करो। मन में मधुर स्वप्न संजोए वो विमल की प्रतीक्षा कर रही थी। नींद आंखों से कोसों दूर थी। मन रोमांच से भर भर आ रहा था कि धड़ाम से कमरे का दरवाजा खुला और विमल ने आकर दरवाजा बंद कर लिया। निशा की धड़कनें बेकाबू हो रही थी। विमल ने कुर्सी पर बैठते हुए उसे गुरु गंभीर वाणी में आदेश दिया, कपड़े उतारकर मेरे पास आओ। निशा की तो सांसें अटक गई। वो खामोश बैठी रही। विमल ने तनिक जोर से कहा, सुना नहीं तुमने मैं क्या कह रहा हूँ? अपने सब कपड़े उतारकर मेरे पास आओ। निशा का तो खून जमने लगा। आंखों के सामने गहन अंधेरा छा गया और उसे बेहोशी सी आने लगी। मस्तिष्क में भाई भाई चल रही थी। वो कुछ भी सोचने समझने में असमर्थ थी। इतने में फिर जोरदार आवाज में विमल गर्जा, बड़ी ढीठ हो, तुम्हें समझ नहीं आता मैं क्या कह रहा हूँ, या दूसरे तरीके से समझाना होगा। इसके साथ ही विमल ने आकर उसे दोनों कंधों से पकड़कर झकझोर दिया। निशा पलंग पर लुढ़क कर ढेर हो गई। उसे इस दशा में देखकर विमल घबरा गया और माँ भाभी को आवाज देकर बुलाने लगा। सब कमरे में एकत्रित हो गए। तुरंत डॉक्टर बुलाया गया। डॉक्टर ने उपचार करके कहा, इन्हें किसी बात का गहरा सदमा लगा है, शायद कल तक ठीक हो जाएंगी। दूसरे दिन पग फेरों की रस्म के लिए निशा के भाई लेने आ गए और लुटी पिटी सी निशा ससुराल कभी न जाने का निश्चय करके मायके आ गई। घर आने पर अपने कमरे की ओर कदम बढ़ाते हुए निशा ने माँ से कहा, मैं बहुत थक गई हूँ, मुझे कोई डिस्टर्ब मत करना, उठकर मैं आपसे बात करूंगी। बेटी का व्यवहार देखकर माँ बेहद शंकित थी। 3-4 घंटों के पश्चात निशा अपने कमरे से निकली और माँ के सीने से लिपटकर खूब रोई। थोड़ी हल्की होने पर उसने सिसकियों के बीच माँ को सब कुछ बता दिया। बहुत सोच विचार के पश्चात ये निष्कर्ष निकाला गया कि विमल के चरित्र के बारे में पता लगाया जाए और इस बीच निशा को किसी बहाने से ससुराल ना भेजा जाए। दोनों परिवार एक ही शहर में होने के कारण जांच पड़ताल में विशेष दिक्कत नहीं आई। निशा के पिता ने एक गुप्तचर एजेंसी को ये कार्य सौंप दिया था। जानकारी ये मिली कि विमल एक निहायत ही चरित्रहीन लड़का है। उसका फुफेरा भाई सौम्य मर्चेंट नेवी में कार्य करता है। वो लंबे समय तक जहाज पर रहता है। उसकी खूबसूरत पत्नी अपनी बूढ़ी सास के साथ घर पर ही रहती है। वो हर शुक्रवार को शहर से दूर हाट से सब्जी लाने के बहाने विमल के साथ शहर के एकांत होटल में बुर्का ओढ़कर जाती है ताकि कोई उसे पहचान न सके। विमल भी हल्का सा वेश परिवर्तन करके मुस्लिम युवक के रूप में उसके साथ होता है। उन्होंने मैनेजर से ये कहा हुआ था कि हमारा परिवार बहुत बड़ा है, घर में नाम को भी एकांत नहीं है, थोड़ा समय गुजारने के लिए हमें यहाँ आना पड़ता है। ये क्रम चलते काफी समय गुजर गया था।
अब विमल की हिम्मत खुल चुकी थी और उसने अनेक लड़कियों से इसी प्रकार संबंध स्थापित कर लिए थे। घर वालों को सब कुछ पता चल चुका था। बहुत सोच विचार कर उन्होंने विमल की शादी करने का निर्णय लिया कि शादी के पश्चात सब कुछ सही हो जाएगा। इसीलिए निशा के पिता की तरफ से प्रस्ताव आते ही तुरंत स्वीकृति दे दी गई। इतना सब कुछ पता चलने पर अब तो निशा का निश्चय और भी दृढ़ हो गया और वो सब कुछ बुरे स्वप्न की तरह भुलाकर सिविल सर्विस परीक्षा की पढ़ाई में जुट गई। एक ऐसी लगन लगी कि उसे न रात का पता न दिन का। कठिन श्रम का परिणाम तो मधुर आना ही था। निशा लिखित व मौखिक दोनों परीक्षाओं में बहुत अच्छे अंकों से उत्तीर्ण हुई। घर में सब अति प्रसन्न थे। अब निशा को प्रशिक्षण हेतु मसूरी जाना था। मसूरी प्रवास में उसकी मुलाकात नीरज से हुई। नीरज उसका कॉलेज का सहपाठी था, अति शालीन, कुशाग्र व शर्मीला। वो निशा को प्रारंभ से ही बेहद पसंद करता था, किंतु अपनी चाहत उसके अपने शर्मीले स्वभाव के कारण कभी प्रदर्शित नहीं की थी। निशा का भी उसकी तरफ कभी ध्यान नहीं गया। नीरज अति अध्ययन प्रिय व अन्य बातों से काफी अलग थलग रहने वाला लड़का था। वो भी सिविल सर्विस की परीक्षा में प्रथम प्रयास में ही काफी अच्छे अंकों से उत्तीर्ण हुआ था। दोनों की रुचियां समान होने के कारण एवं पुराने परिचित होने के कारण मित्रता स्थापित होने में देर नहीं लगी। दोनों ही एक दूसरे का काफी ध्यान रखते थे एवं एक दूसरे के कार्य में सहयोग करते थे। प्रशिक्षण समाप्त होने को था। एक दिन दोनों शाम के समय बगीचे में टहल रहे थे। बातों बातों में नीरज ने स्वाभाविक ही पूछ लिया, निशा, तुमने कभी बताया नहीं कि तुम्हारी शादी क्यों टूटी? निशा ने टालते हुए कहा, छोड़ो ना नीरज, पुराने जख्मों को कुरेदने से क्या फायदा। किंतु आज नीरज ने पक्का ठान लिया था कि वो पता करके ही रहेगा। अत्यधिक आग्रह करने पर निशा ने आहिस्ता आहिस्ता सारी दास्तान सुना दी। सुनकर नीरज ने प्रश्न किया कि अब भविष्य के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? निशा ने अति रुक्षता से कहा कि मुझे संपूर्ण पुरुष जाति से नफरत हो गई है, अब मैं कभी विवाह नहीं करूंगी। थोड़ी देर खामोश रहने के पश्चात नीरज ने पूछा, निशा, तुम्हारे पापा का स्वभाव कैसा है? निशा ने एकदम से उल्लासित स्वर में जवाब दिया, अरे उनकी कुछ न पूछो, वो तो देवता हैं देवता। उनके जैसा तो कोई हो ही नहीं सकता। फिर वो तो सिर्फ और सिर्फ पापा हैं, उनकी कोई तुलना ही नहीं। अब नीरज निशा को समझाने के मूड में आ गया था। कहने लगा, देखो निशा, समाज में सब व्यक्ति एक जैसे नहीं होते। ये ठीक है कि तुम्हारे साथ एक दुर्घटना हुई और तुमने उसी के आधार पर अपनी धारणाएं बना ली। निशा, मैं तुम्हें कॉलेज के समय से ही पसंद करता रहा हूँ, किंतु मैंने कभी भी कोई ओछी हरकत नहीं की। सच कहूँ तो निशा, तुम मेरी प्रथम और अंतिम चाहत हो। ईश्वर ने मुझे दोबारा अवसर दिया है। मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता। तुम्हें चाहा है, चाहता हूँ और चाहता रहूंगा आजन्म। मैं आजीवन अविवाहित रह जाऊंगा, किंतु किसी अन्य से विवाह नहीं करूंगा। साथ ही इतना तुम्हें विश्वास दिलाना चाहूंगा कि तुम्हें कभी भी किसी शिकायत का अवसर नहीं दूंगा। इतना कहकर नीरज शीघ्रता से वहां से चल दिया। निशा ने आवाज लगाकर उसे वापस बुलाया और कहा कि वो माता पिता की सम्मति लेना चाहेगी और 1 सप्ताह के अंदर ही दोनों का अति सादगी से विवाह संपन्न हो गया। दोनों की एक ही शहर में नियुक्ति हो गई। ईश्वर ने भी इन्हें एक साथ ही बेटे और बेटी का वरदान देकर तृप्त कर दिया। निशा सोच रही थी कि अगर मैं मसूरी में अपने हट पर अड़ी रहती तो वो इस सोने से संसार से वंचित ही रह जाती। वो इन्हीं विचारों में खोई हुई थी कि अकस्मात उसकी निगाह घड़ी पर पड़ी। अरे, नीरज ने आज जल्दी आने को कहा था। इतने में दरवाजे की घंटी बजी और नीरज ने प्रवेश करते हुए कहा, निशु, कहाँ हो भाई? जल्दी तैयार हो जाओ, मैं सिनेमा के टिकट लाया हूँ। खाना भी हम बाहर ही खाएंगे। निशा ने लाड़ से आंखें तरेरते हुए कहा, किससे पूछकर लाए हो? नीरज ने नाटकीय अंदाज में कहा, अरे रे मैडम, नजरों के तीर संभालो, मैं बेचारा बेमौत मारा जाऊंगा। निशा हंसकर गुनगुनाती हुई तैयार होने चली गई। ये दुनिया बड़ी सुहानी है, बड़ी रंगीन जिंदगानी है।